सो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। वेलकम टू मेंटोर सीरीज एंड ये सीरीज़ चलेगी रिगार्डिंग पॉलिटी फर्स्ट, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड। सो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं आज। फंडामेंटल राइट्स पहली चीज़ क्या है, पार्ट 3 में है। ओके, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। ओके, अब देखो फंडामेंटल राइट्स का मेन एम क्या है। फंडामेंटल राइट्स का मेन एम है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में रहे, प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रहे, कोई भी रूलर डेस्पोटिक ना बन जाए या डिक्टेटर ना बन जाए, है ना। दे प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। और क्या करते हैं फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स क्या है, लिमिटेशंस हैं ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता, वो लिमिटेड है फंडामेंटल राइट्स द्वारा। ओके, तो इनका मेन पर्पस क्या है, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन। गवर्नमेंट ऑफ लॉज का मतलब क्या हुआ कि लॉज के अकॉर्डिंग जो सही है और जो गलत है वो एडमिनिस्टर किया जाए, ना कि किसी इंसान के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है वो। ओके, सो ये चीज़ है। पहली चीज़ क्या, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये टर्म्स याद रखना, ये टर्म्स एमसीक्यू में आते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल। ओके, तीसरा, लिमिटेशंस ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अगर वो एमसीक्यू में पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज एन लिमिटेशन ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो येस, करेक्ट। एंड दे एम एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मेन। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं, फंडामेंटल ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स गारंटी करी है, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड भी हैं। कैसे? आर्टिकल 32, ये बाद में पढ़ेंगे हम। सो ये चीज़ है, गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसीलिए फंडामेंटल वर्ड का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सो ओके, तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक ओवरव्यू है। अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स को ना 7 मेजर ग्रुपिंग्स में ग्रुप किया हुआ है। मेजर ग्रुपिंग्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये तो हट गया है। सो ये चीज़ है। अब देखो, पहले देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 में आता है। ओके, उससे पहले हम ये देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट देख लेते हैं, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग क्या दी हुई है। सो स्टेट मतलब क्या समझते हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो वो सिर्फ उतना ही स्टेट नहीं है। मतलब जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि टर्म, जैसे यूपी एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो वो स्टेट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्टेट को कैसे डिफाइन किया है, पहले तो गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, तो एग्जीक्यूटिव। दूसरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। ओके, सो ये चीज़। दूसरा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, स्टेट में चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, तो ये सब। तो पहले एक तो एग्जीक्यूटिव, दोनों यूनियन का और स्टेट का। दूसरा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सो ये चारों चीज़ें स्टेट में आती हैं। और उसके बाद और क्या आता है, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यानी जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो सब भी किस में आती है, स्टेट में आती है। उसके बाद स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़, यानी जो चीज़ें लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश हुई हैं या लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं भी हुई हैं लेकिन पब्लिक हैं, मतलब गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड हैं, तो वो भी आपके किस में आएंगी, स्टेट में कवर होंगी। जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सब। ओके, तो स्टेट का मतलब सिर्फ आपका स्टेट नहीं, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज़ और आपकी सारी अथॉरिटीज़, ये जो स्टैच्यूट या नॉन स्टैच्यूटरी रूप से बनी हुई हैं। ओके,
तो स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज। उसके बाद आप देखिए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो चैलेंज होते हैं कोर्ट में कि मेरा वायलेट हुआ है, तो आप किसके अगेंस्ट करोगे? स्टेट के अगेंस्ट करोगे। तो स्टेट क्या है जो इन सब में डिफाइंड है, ठीक है। सो ये उसके बाद आर्टिकल 13 पे आ जाओ। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी ऐसा लॉ बनाया जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा तो उसको हम वॉइड बताएंगे। अब देखो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी शैल और मे के रिगार्डिंग, शुड, शैल, मे। सो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट केस में बोला था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का केस था वो शायद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ, उसमें उसने कहा था कि मे का मतलब होता है डिस्क्रिशन यानी मर्जी है, शैल का मतलब होता है नो ऑप्शन, शैल का मतलब होता है नो ऑप्शन यानी आपकी मर्जी नहीं है इसमें, आपको ये चीज़ करनी ही है, नो अदर ऑप्शन। सो शैल बी वॉइड का मतलब ये है कि आर्टिकल 13 कहता है लॉज जो इनकंसिस्टेंट हैं या डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के वो वॉइड होंगे ही होंगे। ओके सो ये एक्सप्लिसिटली बोलता है, एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन कहाँ से आई? तो आर्टिकल 13 से आई। एक्सप्लिसिटली अगर आता है एमसीक्यू तो करेक्ट होगा, इम्प्लाइड नहीं है, सीधी बात इसने बोल दी कि अगर कोई भी आप लॉ ऐसा लाते हो जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आएगा तो उसको हम वॉइड मानेंगे। ओके ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है एंड हाई कोर्ट के पास भी है, ये बाद में पढ़ेंगे हम डिटेल में। ओके अब आर्टिकल 13 में क्या बोला? ऑल लॉस दैट आर इनकंसिस्टेंट। अब ये लॉस का मतलब क्या है? कौन से लॉस? सो जो मेन हम देखते हैं पार्लियामेंट एनेक्ट करती है जो लॉज वो तो है ही, ठीक है, या स्टेट एनेक्ट करती है जो लॉज, स्टेट गवर्नमेंट जो करती है। दूसरी चीज़ ऑर्डिनेंसेस। तीसरी चीज़ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया, कोई रूल आया, कोई रेगुलेशन बता दिया सरकार ने तो वो भी लॉ के अंडर आएगा। और चौथी चीज़ क्या है? कस्टम और यूसेज। मतलब जैसे कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कस्टम है सो वो चीज़ लॉ मानी जाएगी। ओके इसमें वो भी आते हैं जुडिशियल जो जजमेंट्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। सो ये चारों चीज़ें लॉ हैं, एक तो टेम्पररी ऑर्डिनेंस वगैरह, परमानेंट लॉज जो हम जानते हैं नॉर्मली, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कुछ निकालती है गवर्नमेंट तो वो भी लॉ में आएगा। चौथी चीज़ क्या है? नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस यानी कस्टम्स या फिर जुडिशियल जजमेंट्स वगैरह। सो सिर्फ जो लेजिस्लेचर से पास हो रहा है वो लॉ नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें भी लॉ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज करी जा सकती हैं अंडर आर्टिकल 13। ओके और आर्टिकल 13 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर लॉ नहीं है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऐसा लाया गया जिससे फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो रही हैं, ले ली जा रही हैं, तो क्या उसको नल एंड वॉइड नहीं बताएंगे? सो ऐसा नहीं है। देखिए सारे लॉज जो लाए जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर होते हैं तो वो देखा जाएगा अमेंडमेंट के थ्रू। अगर लाए जाते हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू अगर कोई लॉ लाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को आपके लिए लेता है, सो उसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कि नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहा है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा तो वो वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लॉ, कोई अमेंडमेंट क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आपके ले रहा है, अगर छीन ले रहा है फंडामेंटल राइट्स और वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी जा रहा है तो वो वॉइड होगा। ओके सो ये चीज़ केशवानंदा भारती केस में हुई थी, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता है ये बात, बेसिक स्ट्रक्चर वाली। सो ये चीज़ है। उसके बाद आ जाओ कि देखो ये आपको ग्रुपिंग्स ना याद रखनी पड़ेंगी, कभी कभी ये पूछता है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक आती है। सो इन पे एक बार एक ग्लांस ले लेना वीडियो पॉज करके, जस्ट सी हियर। राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25-28,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आपके 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32। तो ये याद रखना, ये चीज़ें याद रखना कि कौन सा सब डिवीज़न के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि कौन से राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं हैं। तो उसमें आपको सिर्फ नंबर्स याद रखने हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ये सारे आर्टिकल्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं हैं। बस ये नंबर्स याद रखना, बाकी आर्टिकल्स तो हम पढ़ेंगे अभी आगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14, मतलब पहला नहीं, पहला आर्टिकल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में पहला आर्टिकल जो आपके फंडामेंटल राइट गारंटी करता है कि कौन सा है, आर्टिकल 14। सो इसमें क्या दिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़ देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, ओके। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी कि कोई अमीर है तो उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, कोई गरीब है तो उसको हम अलग प्रोटेक्शन देंगे लॉज की, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबको सेम वे में ट्रीट किया जाएगा। इक्वल सब्जेक्शन टू ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी हायर कास्ट के बंदे ने क्राइम कमिट किया तो उसको सज़ा कम देंगे, किसी लोअर कास्ट के बंदे ने क्राइम कमिट किया उसको ज़्यादा सज़ा दे देंगे, तो ये चीज़ नहीं है। इक्वल सब्जेक्शन है कि जिसने जो क्राइम किया है उसको उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, ठीक है, सारे पर्सन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि ये बताता है कि क्या नहीं है, कोई फेवर नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है ना, नो पर्सन इज़ अबव द लॉ। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला, और इसका ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन है। बस इतना याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब क्या है कि सबको क्या मिलेगा, सबको मिलेगी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वल सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये है कि वो इंसान किस हालत में है, क्या वो अपना ट्रायल अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, क्या वो अपने लिए विटनेस अरेंज कर सकता है क्या। सो ये सर्कमस्टेंसेस क्या दोनों पार्टीज़ के लिए इक्वल हैं, तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट तभी होगा जब ये सर्कमस्टेंसेस इक्वल होंगे, ओके। दूसरा, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर दो सिमिलर लोग हैं तो उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा बिना किसी डिफरेंस के, ओके। तो पहली चीज़ क्या बताती है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, क्या नहीं है। दूसरी चीज़ बताती है कि क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट है, ओके, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, दोज हु आर इक्वली सिचुएटेड, सिमिलरली सिचुएटेड उनके लिए। सो ये चीज़ है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। यानी अगर कोई बंदा इक्वल है, सामने दो पार्टीज होती हैं किसी भी ट्रायल में, सो अगर सामने वाला बंदा अनइक्वल है दूसरे बंदे के, तो उसको अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट मिले, थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, उसकी थोड़ी हेल्प करी जाए, सो उस केस में आर्टिकल 14 वायलेट नहीं होता, ओके। तो ये चीज़ है कि हमको सबको इक्वल फुटिंग पे ला के ही ट्रीट करना है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद रूल ऑफ लॉ वही है कि लॉ के हिसाब से कंट्री चले, ना कि किसी एक पर्सन के जजमेंट्स के हिसाब से। सो ये कॉन्सेप्ट दिया था A.V. डाइसी ने, ब्रिटिश जूरिस्ट थे एक, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। इसमें उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ क्या होगी कि किसी के पास आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी कि जो मन चाहे वो करे, ओके। किसी को तुम पनिश नहीं कर सकते जब तक उसने कोई लॉ ब्रीच ना किया हो। दूसरी चीज़ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सब लॉ के सामने बराबर हैं, वो चीज़ पढ़ी हमने अभी। अब तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही थी, प्रिमेसी ऑफ राइट्स
दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द राइट्स। अब ये चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली, वहाँ पे क्या हुआ था, पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचा गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। सो वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे हम इंडिया में ये चीज़ नहीं है हमारे, ठीक है। सो यही गिवन है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन द थर्ड वन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। इनमें क्या है, इंडिविजुअल राइट्स आर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन सिस्टम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ओके। उसके बाद यानी पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, फिर इंडिविजुअल राइट्स आए। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इम्यून है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आंसरेबल नहीं है कोर्ट को इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। उसके बाद अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता प्रेसिडेंट या गवर्नर का ड्यूरिंग देयर टर्म। सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं करी जा सकती उनके अगेंस्ट विदाउट अ 2 मंथ नोटिस। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के चैप्टर में अलग से ही पढ़ेंगे स्पेशली, बट ये इतना ध्यान रखो कि क्या क्या इम्यूनिटीज़ हैं, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट किसको मिल रहा है, थोड़ा सा प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ओके, MP MLAs को भी मिलता है। सो वो चीज़ आगे पढ़ेंगे, बट ये ध्यान रखो खाली बस कि एक्सेप्शंस है इसमें भी। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। शैल वर्ड आया मतलब नो ऑप्शन, ये करना ही है। क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन, पता ही सबको क्या होता है, दूसरा ओनली। ओनली का मतलब ये है कि जो ग्राउंड्स इसमें मेंशन्ड हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, सिर्फ इनको छोड़ के अगर आप किसी और ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट करते हो दैट इज़ अलाउड, ओके। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट वो चीज़ आगे पढ़ेंगे कैसे है। सो सेकेंड प्रोविज़न क्या बोलता है, तो ये पहला प्रोविज़न हो गया आर्टिकल 15 का। दूसरा प्रोविज़न क्या बोलता है कि आप किसी भी सिटीज़न को उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स यानी मेल या फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, या फिर यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि ये लड़की है तो ये इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकती या इस शॉप में नहीं आ सकती, या फिर ये दूसरी रिलीजन का है तो ये इस वेल से पानी नहीं ले सकता, इस रोड पे ये चल नहीं सकता। सो ये चीज़ किस में है, आर्टिकल 15 के सेकंड प्रोविज़न में, ओके। तो ये चीज़ है। अब दूसरा इधर देखो, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हर आर्टिकल के इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या एक्सेप्शंस है, इसमें 4 एक्सेप्शंस हैं। पहली क्या है, द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बस ये ऐसे याद रखो शॉर्ट में कि पहले में क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरे प्रोविज़न में एक्सेप्शन क्या है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ओके, इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सोशल एंड, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तीसरा क्या है, तीसरा भी सेम है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बट इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप ये रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ओके। चौथी चीज़, द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये EWS वाली बात है कि 10% आपको देना है रिजर्वेशन फॉर दोज हु आर इकोनॉमिकली वीक। ये ऐड हुआ था 103rd अमेंडमेंट से 2019 में, ओके। बस इसमें इतना याद रखो। बाकी आप ये याद रख सकते हो कि जैसे कि कोई अगर हायर पोस्ट पे बंदे हैं, प्रेसिडेंट हैं, जजेस हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर्स ऑफ UPSC SPSC वगैरह ग्रुप A क्लास 1 या ऐसी हाई क्लास सर्विसेज में ग्रुप B में हैं, हाई पेइंग जॉब्स में हैं, तो उनको क्या मानेंगे हम, क्रीमी लेयर मानेंगे, ओके। अब आगे आ जाओ। EWS से क्राइटेरिया हैं 8 लाख से ज़्यादा की एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव नहीं होना चाहिए,
है ना, फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का हो तो वो EWS में नहीं आएगा, 100 स्क्वायर यार्ड से अबव होगा तो वो EWS में नहीं आएगा। सो ये सारी कंडीशंस हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आप ये याद रखो कि 103rd अमेंडमेंट से आया था और 4 एक्सेप्शंस है किसके, आर्टिकल 15 के। ओके, उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक फंडामेंटल राइट है कि मुझे सरकार नौकरी दे, नहीं दे रही तो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। उसने आपको नौकरी देने के लिए नहीं बोला है, उसने बोला है कि अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए इक्वल बनाएंगे सबके लिए, ताकि सब लोग compete कर सकें इक्वली। ओके, क्या हम जो CDS का पेपर लिखते हैं क्या वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है? नहीं होता। SSB क्या अलग प्रोसेस है बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए? नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी हम सबको सेम दे रहे हैं। ओके, बाकी आप एम्प्लॉयमेंट ले पाओ अगर आप केपेबल हो तो। सो ये चीज़ है। तो ये मैंने बताया जो कि आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कि सिर्फ इस रिलीजन के बंदे चाहिए हमें, सिर्फ इस रेस के बंदे चाहिए हमें, सिर्फ इस कास्ट के बंदे चाहिए हमें, सिर्फ मेल या फीमेल चाहिए हमें, सिर्फ इस जगह से आने वाले बंदे चाहिए हमें। तो ये सब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हो किसी को तो। ओके, उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन। अब ये स्टेट टू स्टेट होती है कि जैसे आंध्रा और तेलंगाना में है कि कुछ जॉब्स वहाँ पे जो निकलती हैं तो उसमें सिर्फ उस स्टेट के जो डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो आप एक कंडीशन बना रहे हो तो ये बन तो स्टेट के लिए रही है, लेकिन बना कौन रहा है, पार्लियामेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस, तो येस करेक्ट। ओके, दूसरी चीज़, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। अब ये स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट ही है, यूपी महाराष्ट्र टाइप्स। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टेट के अपने अपने बैकवर्ड क्लास होते हैं। मान लो कोई कम्युनिटी है जो यूपी में एडवांस्ड है, लेकिन सेम कम्युनिटी मान लो कि बिहार में बैकवर्ड है, तो बिहार गवर्नमेंट उसको रिजर्वेशन दे सकती है। ओके, तीसरी चीज़, अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई मस्जिद है तो इसका जो हेड होगा या होंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही होंगे। ओके, मान लो कोई टेम्पल है तो इसके जो हेड होंगे वो हिंदू कम्युनिटी से ही होंगे, एग्जाम्पल। तो ये चीज़ बोली गई है कि ये जिस ऑफिस, मतलब जिस रिलीजन का वो ऑफिस है या जिस रिलीजन की वो चीज़ है उसको जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो उसी रिलीजन के हो सकते हैं। अगर कल को कोई मस्जिद में जाके ये बोले कि किसी हिंदू को हेड बना दो, या किसी टेंपल में जाके बोले कि किसी मुस्लिम को हेड बना दो, तो अगर टेंपल या मस्जिद रेफ्यूज़ करते हैं तो वो आर्टिकल 16 को वायलेट नहीं कर रहे। ओके, ये चीज़ है। अब उसके बाद आ जाओ, ये तो EWS वाला ये फिर से एक मंडल कमीशन याद रखना, बस इतना याद रखना कि OBC के लिए बनी थी, 1979 में बनी थी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है आर्टिकल 17। फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके, अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये आपका स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। यानी कोई अगर प्राइवेट, यानी कोई इंसान आपसे बोलता है आकर के अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है आपके साथ, तो आप उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ओके, सो आर्टिकल 17 इज़ अवेलेबल टू बोथ, एक तो स्टेट इंडिविजुअल्स और दूसरा प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कुछ तो सेल्फ एग्जीक्यूशनरी होते हैं, मतलब उनके लिए किसी लॉ की नीड नहीं पड़ती।
लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लॉ की नीड पड़ती है, जैसे कि ये अनटचेबिलिटी वाला जो राइट है। सो अगर किसी ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी, सो वो पुलिस स्टेशन गया तो वो जाके क्या बोलेगा कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी हुई, तो पुलिस विल आस्क हिम तो क्या करें हम इसमें, मतलब इसमें हम क्या रजिस्टर करें आपकी कंप्लेन, तो वो बोलेगा कि फंडामेंटल राइट्स में गिवन है। तो ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती, इसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। सो आप जब फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाओगे, ओके, तब उनका एनफोर्समेंट होता है। तो वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी राइट्स नहीं है। बाकी जो राइट्स हैं जिनके लिए लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको हम बोलते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटरी राइट्स। तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी जो है वो लॉ की नीड नहीं पड़ती, बाकी राइट्स के लिए लॉ की नीड पड़ती है। तो इसीलिए लॉ बनाया गया अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बोलता है कि कोई भी हेरिडिटरी टाइटल नहीं रखेगा। मतलब जो पहले राजा महाराजा टाइटल रखते थे अपना, जैसे ये महाराजा, राज बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर, ये सब क्या है, हेरिडिटरी टाइटल्स हैं। यानी इनको आपने अर्न नहीं किया है, ये आपको मिले हैं, मतलब आपको पास ऑन हुए हैं। सो ये चीज़ है। लेकिन जो मिलिट्री टाइटल है या एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, जैसे कोई अपने नाम के आगे लगाता है डॉक्टर, है ना, प्रोफेसर। सो आप लोग अगर कल को लेफ्टिनेंट बनोगे, फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे, तो आप अपने नाम के आगे लगाओगे ना लेफ्टिनेंट नेम। सो ये जो लेफ्टिनेंट है ये टाइटल हुआ, बट ये कैसा टाइटल है, ये मिलिट्री टाइटल है। जो कोई डॉक्टर है या प्रोफेसर है तो वो टाइटल कैसा है, वो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, वो उसने अर्न किया है। सो वो चलता है इसमें। ओके, एक्सेप्शंस हैं मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, बाकी कोई टाइटल आप नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। सिटीज़न ऑफ इंडिया फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। तीसरी चीज़ क्या है, अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कोई फॉरेनर हमारे यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है कोई फॉरेनर, सो वो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के बिना कोई भी टाइटल दूसरे स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब चौथा प्रोविज़न, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। किसी फॉरेन स्टेट से गिफ्ट्स, एमोल्यूमेंट्स या कोई और ऑफिस यानी कोई और नौकरी नहीं ले सकते हम, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये याद रखना, सिटीज़न और फॉरेनर दोनों के लिए, सिटीज़न भी और फॉरेनर भी जो इंडियन स्टेट के अंडर काम करते हैं, लोकल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट में हो, कोई भी सिटीज़न या फॉरेनर काम करता है अगर, तो वो दूसरे फॉरेन स्टेट से प्रेजेंट या एमोल्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, अब आगे आ जाओ। इसमें एक मेन चीज़ ये है, कन्फ्यूजन रहता है कि क्या अवार्ड्स जो हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब के आर्टिकल्स हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि ये जो भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब जो ऑनररी टाइटल्स मिलते हैं, सो ये टाइटल्स जो आर्टिकल 18 की डेफिनेशन है उसके अंदर नहीं आते। ओके, बट इसकी डेफिनेशन के अंदर नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने नेम्स के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के। सो दे डू नॉट फॉल अंडर द टाइटल्स विद इन आर्टिकल 18, बट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम्स ऑफ अवॉर्डीज़। सो आर्टिकल 18 के बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। सो आर्टिकल 19 के अंदर आपको 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स मिलते हैं। इनको आपको ऑर्डर में याद रखना है। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी पहले आपने स्पीच दी। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आपने स्पीच दी, आपके पास लोग असेंबल हो गए। तीसरा,
राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आपके पास लोग असेंबल हो गए, फिर आपने उन लोगों के साथ मिलकर एसोसिएशंस या यूनियंस बना लिए। फिर उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपने एसोसिएशन बनाया, वो एसोसिएशन इंडिया का टूर कर रहा है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद उसको लगा कि अब कहीं रिसाइड करना चाहिए, कहीं ठिकाना ढूंढना चाहिए अपना, तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद रिसाइड करने के बाद आपको लगा कि अब कोई बिजनेस भी कर लेते हैं, पैसे नहीं आ रहे, तो आपने क्या किया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। सो पहले आपने स्पीच दी, फिर लोग असेंबल हो गए आपके पास, बिना आर्म्स के पीसफुली असेंबल हो गए। फिर तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में आपने उन लोगों से बना ली सोसाइटी। चौथे में वो सोसाइटी मूव कर रही है थ्रू आउट इंडिया। पाँचवें पॉइंट में वो सोसाइटी कहीं रिसाइड करने लग गई। छठे पॉइंट में वो कोई ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने लग गई। तो पहले स्पीच दी तो लोग असेंबल हुए, लोग असेंबल हुए तो यूनियन बना तो वो यूनियन मूव हुआ थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। मूव होने के बाद उसने रिसाइड किया, रिसाइड होने के बाद उसने कोई एक प्रोफेशन टेकअप कर लिया। सो ये चीज़ें आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स हैं, इनको आपको इन ऑर्डर में ही याद रखना है, 19A B C D E F, ओके ऐसा। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 में पहले 7 राइट्स थे, वो अब हट गई है। कौन सी, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके द्वारा हटी है, 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटी है, 1978, याद रखना। अब आर्टिकल 19 में एक चीज़ और है कि ये राइट्स जो हैं ये सिर्फ आपके स्टेट के अगेंस्ट हैं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। मतलब कल को आप किसी घर में घुस जाओ और उसको बोलो कि मेरे पास राइट टू रिसाइड है इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो मैं तुम्हारे घर में रहूँगा। सो वो तो गलत है ना। सो ये आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट ही यूज होगा, ओके। और ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ किसके पास हैं, सिटीजन्स के पास हैं। पढ़ा था हमने 15, 16, 19, 29, 30। तो 15 वाला वो था डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, फिर 16 वाला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, अब 19 है ये, इसके अंदर 6 राइट्स हैं, ओके। तो ये वाला भी आपका सिर्फ सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इसमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या लग सकते हैं, वो आप अभी हम इस वर्ड बाय वर्ड देखेंगे क्या रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं हर एक पार्ट में, ओके। अब ये ध्यान रखो, दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, नॉट टू फॉरेनर्स, ये तो पढ़ लिया हमने। और लीगल पर्सन क्या होते हैं, जैसे कोई रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो वो कंपनी एक अलग से एंटिटी मानी जाती है, उस कंपनी को एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है कि वो कंपनी के इतने एसेट्स हैं, कंपनी के ऊपर इतना लोन है, कंपनी के पास इतना पैसा है, तो वो एक लीगल पर्सन होती है। उसके अगेंस्ट भी आप, मतलब उसके लिए भी ये राइट्स अवेलेबल नहीं है, ओके। शेयर होल्डर्स के लिए है, मतलब शेयर होल्डर्स तो पर्सन होते हैं ना, रियल पर्सन होते हैं शेयर होल्डर्स, जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं कंपनी के, तो वो तो रियल पर्सन है, तो उनके अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो, मतलब उनके लिए अवेलेबल है। और फॉरेनर्स और लीगल पर्सनस के लिए अवेलेबल ये राइट्स नहीं है। अब आ जाओ सबसे पहले वाले पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि आप जो चाहो बोल सकते हो, जो चाहो एक्सप्रेस कर सकते हो, बट इसमें खाली आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में आता है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस यानी आप चुप रहने का अधिकार भी है आपके पास, और ये याद रखना कि राइट टू स्ट्राइक इसमें नहीं आता, ओके। उसके बाद इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, रेस्ट्रिक्शंस के मैंने कहा था वर्ड्स याद रखना, वर्ड्स क्या है, ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यानी अगर आपकी स्पीच या एक्सप्रेशन इन चीज़ों पे असर डालती है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स या पब्लिक ऑर्डर पे असर डालती है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हो अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन के थ्रू, तो ये फिर मतलब आपके लिए वैलिड नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ओके। उसके बाद आ जाओ फ्रीडम ऑफ असेंबली पे। असेंबली का मतलब क्या है कि एक साथ एक जगह इकट्ठा होना। सो ये ऑफकोर्स पीसेबली होगा, विदाउट आर्म्स होगा।
पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करना इसके अंदर आता है, डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर आते हैं, प्रोसेशंस जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस याद रखना खाली कि रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। एक तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। यानी आप असेंबल हो गए और ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया उस जगह का पूरा, सो अगर आपको पुलिस आके हटा रही है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। फिर सेक्शन 144 सबको पता ही है ऑलमोस्ट, है ना, कर्फ्यू टाइप, 4 लोगों से ज़्यादा असेंबल नहीं हो सकते एक जगह पे। उसके बाद आ जाओ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि आप कोई यूनियन बनाते हो या कोई संगठन बनाते हो तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो आपके पास यूनियन या संगठन बनाने का अधिकार है, ओके। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि जैसे अगर कोई यूनियन है, आप ज्वाइन करना नहीं चाहते लेकिन कोई आपको ज़बरदस्ती ज्वाइन करने कह रहा है, तब भी आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा, क्योंकि इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन अ एसोसिएशन और यूनियन। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी एसोसिएशन या यूनियन का पार्ट होना ही है, ओके। सो ये चीज़ है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो यूनियन आपने बना लिया, अब आप स्टेट यानी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि मेरे यूनियन को रिकॉग्निशन दो, मतलब मेरे यूनियन को रिकॉग्नाइज़ करो क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है ये। तो ये ध्यान रखना कि एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट तो है, बट रिकॉग्निशन का फंडामेंटल राइट नहीं है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि स्टेट आपको आपके यूनियन के लिए रिकॉग्निशन देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि यूनियन ज्वाइन करो ही करो। दूसरी चीज़ कि स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है किसी भी यूनियन को रिकॉग्निशन देना। अब इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ओके। ये वर्ड्स ही खाली याद रखने हैं आपको, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। रिवाइज करना बाद में, फ्रॉम द बुक इटसेल्फ रिवाइज कर देना। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी एसएसबी आ गई इलाहाबाद में, ओके, आप रहते हो पंजाब में, तो आप पंजाब से इलाहाबाद मूव कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो। कि आपको कोई टैक्स देना पड़ रहा है स्टेट चेंज करने का? नहीं। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है कि पंजाब से लोग इलाहाबाद नहीं आ सकते? ऐसा भी नहीं है। सो ये राइट मेनली इसलिए होता है ताकि एक मतलब नैरोनेस ना आ जाए, ठीक है। सारे पार्ट्स जो हैं इंडिया के वो एज अ होल काम करें, ठीक है। ये इसलिए राइट होता है ये वाला। उसके बाद देखो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, देखो सब चीज़ों में ना आपको एक्सेप्शंस पकड़ने हैं खाली। मेन चीज़ वहीं से क्वेश्चन बनता है, बाकी सबको मेन चीज़ तो पता है ये मूवमेंट का मतलब क्या हो गया। तो बट रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अब एक चीज़ तो ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरियाज़ में आप नहीं जा सकते, उस एरिया में आप लैंड नहीं ले सकते, ओके। बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकते। इनर लाइन परमिट बोलते हैं, आईएलपी बोलते हैं, कुछ स्टेट्स में लगता है नॉर्थ ईस्ट में। सो वो आप बिना इसके आप उन स्टेट्स में टूरिज़्म के लिए भी नहीं जा सकते। सो क्योंकि वहाँ पे कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है। अब दूसरी चीज़ क्या है? मूवमेंट ऑफ प्रॉस्टिट्यूट्स पे रेस्ट्रिक्शन है। इन पे रेस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि दे कैन बी पोटेंशियल डिसीज़ कैरियर्स ऑफ HIV एंड एड्स। सो ये डिसीज़ स्प्रेड ना हो ज़्यादा, इसीलिए कुछ कुछ जगहों पे इनकी एंट्री भी बैन है। सो ये नहीं बोल सकते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट मत करो हमको रेस्ट्रिक्ट करके। ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है अंडर दिस, ओके। सो ये चीज़ हो गई। ये ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ याद रखना, प्रोस्टिट्यूट्स का मूवमेंट क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ के बेसिस पे रेस्ट्रिक्टेड है।
उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये मूवमेंट आपका, जैसे मैंने बताया यहाँ पे पंजाब और इलाहाबाद का एग्जांपल, तो ये विद इन द कंट्री है, विद इन द कंट्री है। लेकिन अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है या दूसरे कंट्री से इंडिया वापस आना है, सो ये वाला मूवमेंट जो है ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, बाद में पढ़ेंगे हम। तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या आया, मूवमेंट विद इन द कंट्री। ओके, कम बैक टू द कंट्री, मूव आउट एंड, हाँ, तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, मूव आउट एंड कम बैक टू द कंट्री। बाकी इंटरनल मूवमेंट जो है आपकी वो है आर्टिकल 19 के अंदर, तो याद रखना इंटरनल आर्टिकल 19 और एक्सटर्नल आर्टिकल 21। ओके, अब आ जाओ अगले वाले पे, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का मतलब है कि जहाँ चाहो वहाँ रिसाइड कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना लगे किसी को, ताकि कोई नैरोनेस ना आ जाए कि मान लो यूपी से कोई गया, मान लो महाराष्ट्र, तो अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये बोल दे कि यूपी वाले यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, रिसाइड नहीं कर सकते। सो ये चीज़ ना हो, इसलिए फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस दी गई है। इसके भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, कि आप शेड्यूल्ड एरिया में नहीं जाके रह सकते, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जहाँ पे डेसिग्नेटेड प्लेसेस हैं वो। ओके, क्योंकि उनको अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज और कस्टम सेफ रखने फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, तो ये चीज़ है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है इसका। ओके, सेम चीज़ प्रोस्टिट्यूट्स के लिए भी एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए भी। मतलब कोई बार बार कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो उसको हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दिया, तो वो बोल रहा है कि मेरा फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का राइट वायलेट हुआ, तो नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। उसके बाद आ जाओ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है कि आप जो चाहो वो धंधा कर सकते हो, जो चाहो वो जॉब कर सकते हो टू अर्न अ लिविंग। बट इसमें ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं है कि आप ड्रग्स बेचना शुरू कर दो, आप बॉम्ब बनाना शुरू कर दो, है ना, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दो। सो ये ऑफकोर्स ये तो अंडरस्टूड है कि ये सब अलाउड नहीं है। बाकी उसमें क्या है कि हाँ, स्टेट अगर चाहे तो अपने पास मोनोपोली रख सकता है चीज़ों की, जैसे रेलवे मोनोपोली थी पहले, अभी भी है शायद, तो वो मोनोपोली जो है वो स्टेट अपने पास रख सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस प्रोफेशन को नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी मोनोपोली स्टेट के पास है, तो ये अलाउड है स्टेट को कि वो कोई प्रोफेशन पूरी तरह से खुद से कैरी ऑन करे। ओके, और प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ ना करे, तो ये अलाउड है। अब आ जाओ आर्टिकल 20 पे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 बोलता है कि जो भी अरेस्ट होगा, कोई भी सज़ा दी जाएगी किसी को भी, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। ओके, तो पहली चीज़ इसकी ये है कि कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं आ सकता। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो कि पहले चोरी की सज़ा थी 2 साल, उसको बढ़ा के कर दिया 5 साल। अब एक बंदा था, सोच लो राजू नाम का बंदा था, वो 2 साल के लिए जेल में था, 2019 में बाहर आ गया वो। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट हो गया कि अब 5 साल सज़ा हो गई है, तो क्या इसको वापस जेल भेज देंगे कि और 3 साल काट क्या? सो नहीं। सो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आप नहीं बना सकते, ओके, इन क्रिमिनल केसेस। लेकिन सिविल केसेस में आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बना सकते हो। जैसे कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कंपनीज़ को कि आप जो अमेंडमेंट हुआ है, मैंने टैक्स का अमेंडमेंट किया मान लो, ओके, तो अभी ईयर है 2019 मान लो। सो आपके पास 2016 से जो भी अक्रू हुआ था प्रॉफिट, आप उस पर इतना % टैक्स दोगे, तो ये अलाउड है। मतलब लॉ तो 19 में आया, 2019 में आया लॉ, बट वो प्रोविज़न कब से लागू हुआ? 2016 से लागू कर दिया उसने, मतलब बैक डेट पे लागू कर दिया कि 2016 से जितना प्रॉफिट आया आपको वो आप सब दोगे अभी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो अभी आया है। तो ये क्या हुआ, पिछली डेट पे लॉ बन गया, मतलब पिछली डेट का प्रोविज़न उसमें आ गया, तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सो ये सिर्फ सिविल केसेस में पॉसिबल है,
क्रिमिनल केसेस में पॉसिबल नहीं है। ये इसका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज ए। अब आर्टिकल 20 का क्लॉज बी क्या बोलता है? नो डबल जेपडी, मतलब सेम चीज़ के लिए आप किसी भी इंसान को 2 बार कन्विक्ट नहीं करोगे, सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। ओके, जैसे किसी ने चोरी करी तो उसको सज़ा हो गई, फिर वापस उसको सज़ा दे दी और लंबी दूसरे कोर्ट ने, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार सज़ा हो गई, एक बार वो कन्विक्ट हो गया तो बस डन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है कि जहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, अगर वो इंटरनल कोई इंक्वायरी हो रही है तो वहाँ पे डबल जेपडी अलाउड है। ये ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल केसेस में डबल जेपडी अलाउड है, सिर्फ कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स में डबल जेपडी अलाउड नहीं है। ओके, अब तीसरी चीज़ आती है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप खुद ही के विटनेस बन जाओ। ओके, आप खुद से बोलना चाहो तो कर सकते हो, बट कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। कंपेल टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आपको ऐसी बात नहीं बोल सकते, मतलब कोई बुला नहीं सकता आपसे ऐसी बात जो आपके खिलाफ ही गवाही का काम कर दे। ओके, तो इसमें क्या क्या प्रोटेक्टेड है वो देखो। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप नहीं दे सकते, मतलब अगर आप चाहो तो नहीं दे सकते। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप मना कर सकते हो, बट अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन, तो ये आपको देना ही देना है, कंपलसरी। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे आपका थंब इम्प्रेशन मांगा जाता है, सिग्नेचर मांगी जाती है, या ब्लड स्पेसिमेन मांगा जाता है, तो आपको देना ही है। ओके, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। तो ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप नहीं दे सकते, अपने खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते, बट अगर पुलिस आपसे मांगती है फॉर ब्लड सैंपल, फॉर सिग्नेचर, फॉर थंब इम्प्रेशन, तो वो आपको देना है। ओके, सो ये आर्टिकल 20 में कवर्ड नहीं है, फंडामेंटल राइट आपका नहीं है ये। ओके, उसके बाद आ जाओ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल 21 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है? ये राइट आपको बताता है कि आपको जेल तभी होगी, मतलब आपकी जो लिबर्टी है वो डिप्राइव तभी करी जाएगी जब या तो आपने कोई क्राइम कमिट किया हो जो उस लॉ के अकॉर्डिंग हो, मतलब उस लॉ के अकॉर्डिंग इनवैलिड हो। ओके, और दूसरी चीज़ कि वो लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड से आना चाहिए, मतलब वो लॉ कैसे पास हुआ वो पहले तो ठीक तरीके से पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, उसके बाद उस लॉ में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। ओके, तो आर्टिकल 21 में ये क्या दिया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, सो एक बहुत ही फेमस केस था AK गोपालन केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि आर्टिकल 21 का मतलब होता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब हो गया कि बेसिक लिविंग। ओके, मतलब आप खाना पीना खा रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो उसको हमने राइट टू लाइफ बोल दिया। तो ये AK गोपालन केस में हुआ था, और ये चीज़ भी देखी गई थी इसमें कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अगर फॉलो हुआ है, लॉ कैसा भी हो चलेगा, अगर वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश से, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर से अगर वो लॉ आया है और उसके बाद उस लॉ के अकॉर्डिंग उस बंदे को अरेस्ट किया गया है, तो वो वैलिड है। ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन था AK गोपालन केस में। उसके बाद मनेका गांधी केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ बेसिक लिविंग, खाना पीना, और मतलब एक बिल्कुल एनिमल लाइफ की तरह जीना नहीं है। ठीक है, डिग्निटी के साथ जीना भी इस आर्टिकल के अंदर कवर्ड है। सो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इस केस ने क्या बोला था कि लॉ की जो कंटेंट है
जो कंटेंट है लॉ का, कंटेंट एंड इंटेंट, क्या वो सही है या नहीं। मतलब लॉ के पीछे का जो इंटेंट है और जो लॉ में लिखा हुआ है, क्या वो रीज़नेबल है। किसी की मतलब बेसिक लाइफ है, लिबर्टी अगर हम ले रहे हैं तो क्या वो एक वैलिड चीज़ के थ्रू हम ले रहे हैं, क्या उसका इंटेंट सही है लॉ का। तो ये चीज़ बोली गई थी मनेका गांधी केस में, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया था इसमें। ओके, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि लॉ प्रॉपर प्रोसीजर से आया कि नहीं आया, ये भी देखा जाता है कि लॉ क्या इंटेंट कर रहा है, मतलब इसका मकसद क्या है लॉ का। ओके, उसका बेसिक फंक्शन क्या है उस लॉ का, ये भी देखा जाता है। तो ये होता है मनेका गांधी केस में आया हमारे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इके गोपालन केस नैरो व्यू, मनेका गांधी केस ब्रॉड व्यू। बस अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर आती है, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट, ये सब बेसिक याद कर लेना। राइट टू प्राइवेसी है ना, फिर राइट टू स्लीप भी आता है इसमें। सो ये 35 राइट्स हैं, ये आपको बाय हार्ट नहीं करने, बेसिक है, आप एक बार रीड कर लोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा आराम से। ओके, सो राइट टू स्लीप वगैरह है इसमें। अब देखो उसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन। सो आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है, 21A अमेंडमेंट से आया था। कैपिटल लेटर मतलब अमेंडमेंट से आया हुआ आर्टिकल। सो अमेंडमेंट से आया था, कौन से अमेंडमेंट से आया था, 86th अमेंडमेंट से आया था। 86th अमेंडमेंट 2002, इसको याद कर रखना है। 86 है ना, तो 8 - 6 2 होता है, तो 2002 के अमेंडमेंट से आया था आर्टिकल 21A। इसमें क्या बोला है, स्टेट शैल प्रोवाइड, कंपल्सन है कि एजुकेशन प्रोवाइड कराना है स्टेट को 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, इन सच अ मैनर दैट द स्टेट में डिटरमाइन। ओके, 6 to 14 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये 1 to 10th क्लास है ना, यानी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टेट का काम है, लेकिन हायर एजुकेशन आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है। हायर एजुकेशन आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है, बेसिक एजुकेशन क्लास 1 to 10 आपकी फंडामेंटल राइट है। ओके, उसके बाद इसमें इतना ही है। उसके बाद आर्टिकल 22 चलते हैं। तो आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का मतलब ये है कि अगर आप अरेस्ट होते हो या आपको डिटेन किया जाता है तो आपके पास क्या राइट्स हैं। सो आर्टिकल 22 के दो पार्ट्स हैं, एक है प्यूनिटिव, दूसरा है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में क्या होता है, वो चीज़ें जो हम देखते हैं कि कोर्ट ने सज़ा सुनाई, फिर वो उसको जेल भेजा गया कितने टाइम के लिए। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि हमें शक है कि ये बंदा कोई क्राइम करेगा आगे, तो इसको हमने पहले से जेल में डाल दिया, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। सो पहला पार्ट देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन डिटेन्ड अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ। सो जो पहला पार्ट है प्यूनिटिव वाला, जो कोर्ट ने सज़ा सुना दी तो आपको जेल में डाल दिया गया, या आपको क्राइम करने के बाद अरेस्ट किया गया, आपने क्राइम किया उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया। सो उसमें आपके क्या राइट्स हैं, पहला है कि आपको बताया जाएगा अरेस्ट किया क्यों गया है। दूसरा, आपको किसी वकील की सलाह के लिए अलाउ किया जाएगा कि आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर लो। तीसरा, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। इसमें जर्नी टाइम इंक्लूडेड है, मतलब मान लो किसी को 10 AM को अरेस्ट किया ऑन 1 सितंबर, दूसरे दिन 10 AM से पहले वो कोर्ट में होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि 10 AM को तो हम अपनी जीप लेके निकले हैं पुलिस स्टेशन से। ओके, सो ये 10 AM से पहले आपको कोर्ट में होना है। सो राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। यहाँ पे MCQ में कन्फ्यूजन डाल सकता है, इसको एक्सक्लूडिंग कर देगा वो, तो याद रखना इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम है। ओके, उसके बाद राइट टू बी रिलीज्ड इफ़ अनलेस मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स फर्दर डिटेंशन। मजिस्ट्रेट ने बोला कि ठीक है अपने पास और रखो कस्टडी में तो ही ओके है, या मजिस्ट्रेट ने बोला कि बस इसने कोई इतना गुनाह नहीं किया है, आपके पास बेसिस नहीं है अरेस्ट करने का इसको, तो रिलीज़ कर देंगे। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे होगा, 24 आवर्स तक पुलिस के पास है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे होगा कि उसको और
टाइम तक कस्टडी में रखना है कि नहीं रखना। ओके, अब ध्यान रखो कि ये सेफ गार्ड्स एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियन का मतलब ये होता है कि कोई विदेशी, पहले तो कोई दूसरे देश का इंसान, दूसरा कि वो एनिमी हो, तो ये चीज़ उसको अवेलेबल नहीं है। या तो उसको अवेलेबल नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हो, मतलब अगर किसी को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया तो उसके पास ये 24 घंटे वाला मजिस्ट्रेट के पास जाने वाला राइट नहीं है। उसके पास क्या राइट है, वेट, पहले तो देखो कि होता क्या है। डिटेंशन जो करी जाएगी इस बंदे की, तो वो 3 महीने से ऊपर नहीं हो सकती अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज, यानी एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसके पास उसको कब भेजा जाएगा, 3 महीने के बाद, यानी 3 महीने के तक तो उसको रखना ही है, कस्टडी में रख सकते हैं, मतलब कस्टडी में। उसके बाद उसको भेजेंगे एडवाइजरी बोर्ड के पास, क्या ये डिटेंशन और एक्सटेंड करना है कि नहीं करना। ओके, तो उसके बाद ये चीज़ हो गई एक 3 महीने वाला क्लॉज। उसके बाद देखो, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड, बताना पड़ेगा आपको कि क्यों आपने मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला है। ओके, दूसरा, डिटेन्यू शुड बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अपना, बट याद रखो डिटेंशन अगर एक बार हो गया तो वो 3 मंथ्स तक वैलिड है। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड, उसके बाद एक्सटेंशन है कि नहीं है वो बताएगा। सो ये चीज़ है। पहला क्या था, ऑर्डिनरी लॉ जो हम देखते हैं, अरेस्ट होते हैं लोग कोई क्राइम करने के बाद। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन की हमें लगता है कि ये कोई क्राइम कर सकता है तो उसको हमने पहले से ही अरेस्ट कर लिया। ओके, सो ये है। अब इसमें इतना याद रखो, और ये चीज़ याद रखना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के रिगार्डिंग सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। किन सब्जेक्ट्स को लेके, डिफेंस को लेके, फॉरेन अफेयर्स को लेके और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को लेके। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो इन सब्जेक्ट्स को लेके जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है एक्सक्लूसिव। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, ये सारे लॉस बने हैं, इनको एक बार गो थ्रू करना, बस रट्टा मारने की नीड नहीं है। उसके बाद आ जाओ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है आर्टिकल 23 से और 24 पे ख़त्म होता है। ओके, तो 23 क्या कहता है, 23 बेसिक ये बोलता है फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते आप, फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते। ओके, इसमें क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एक वर्ड टर्म यूज़ हुई है। उसका मीनिंग क्या है कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन, चिल्ड्रन लाइक गुड्स। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। देखो, प्रोस्टिट्यूशन इज़ लीगल बट ओनली फ्रॉम ओन विल। ओके, अगर कोई ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में आपको, मतलब किसी को डाल रहा है, तो वो इलीगल है। देवदासी से कॉन्सेप्ट था पहले, सो वो भी प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। ओके, बेगार का मतलब क्या होता है, कंपलसरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। देखो, बेगार और बॉन्डेड लेबर में डिफरेंस है। बेगार मतलब होता है कि आपको काम के पैसे नहीं मिल रहे, और बॉन्डेड लेबर का मतलब ये होता है, या फोर्स लेबर का मतलब ये होता है कि आपको काम तो कराया जा रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो काम अपनी विल से नहीं कर रहे हो आप, आपको फोर्स किया गया है वो काम करने के लिए। ठीक है, सो ये चीज़। उसके बाद एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन याद रखना हर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में एक्सेप्शन क्या है कि अगर स्टेट इम्पोज करता है कंपलसरी सर्विस, मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस, तो वो इसका वायलेशन नहीं है आर्टिकल 23 का, कि आप बोलोगे कि स्टेट ने कंपलसरी कर दी तो मेरा आर्टिकल 23 वायलेट हो गया, तो नहीं हुआ। ओके, सो स्टेट अगर मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस को इम्पोज कर रहा है तो दैट इज़ नॉट अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 23।
ठीक है। लेकिन ऐसी सर्विस को इम्पोज करते हुए स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास के ऊपर, कि स्टेट ने बोला कि सिर्फ अमीर करेंगे सोशल सर्विस, तो वो पॉसिबल नहीं है। या फिर उसने बोला कि सिर्फ इस रिलीजन के बंदे ही मिलिट्री में आएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, या इस कास्ट के बंदे ही मिलिट्री में आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप कंपलसरी कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो इन चीज़ों के बिहाफ पे। ओनली है यहाँ पे भी, ओनली इन चीज़ों के बिहाफ पे। उसके बाद आर्टिकल 24 सिंपल है, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब याद रखो आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि 14 ईयर्स से छोटे बच्चे हजार्डस वर्क में काम नहीं कर सकते। ओके, नॉन हजार्डस इनोसेंट वर्क में काम करना अलाउड है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, है ना, या फिर फल फ्रूट बेचते हुए बच्चों को देखा होगा। तो ये अलाउड है, क्योंकि ये क्या है, हार्मलेस है, इनोसेंट वर्क। तो इसमें 14 ईयर्स से छोटे बच्चे अलाउड हैं। लेकिन जो हजार्डस एक्टिविटीज़ है उनमें मिनिमम एज 14 से ऊपर ही होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए लॉ बनाया गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, इसमें इतना याद रखो। उसके बाद आर्टिकल 25 पे आ जाओ। आर्टिकल 25 से शुरू होते हैं रिलीजियस राइट्स। ओके, आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि सभी लोगों को अधिकार है अपने कंसाइंस के थ्रू रिलीजन फॉलो करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस वे में चाहो उस वे में गॉड से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, दूसरा है राइट टू प्रोफेस, मतलब आप बता सकते हो लोगों को कि मैं ऐसे अपने रिलीजियस बिलीफ्स को मानता हूँ। तीसरा है राइट टू प्रैक्टिस, मतलब आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू मतलब सिंगिंग और एनीथिंग यू लाइक, रिचुअल्स जो है ना, सेरेमनीज़ हैं, वो कर सकते हो आप। तो पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, यानी कि जिस तरह से चाहो आप उस तरह से गॉड से कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा है राइट टू प्रोफेस, यानी आप डिक्लेयर करते हो कि मैं अपना रिलीजन, मेरे रिलीजियस बिलीफ्स ये है, मेरा फेथ ये है, ये चीज़। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद राइट टू प्रोपगेट यानी अपने रिलीजन के बारे में बातें फैलाना कि मेरे रिलीजन में ये है, मेरे रिलीजन में ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो होता है राइट टू प्रोपगेट। लेकिन इसमें क्या है, फोर्सेबल कन्वर्जन्स अलाउड नहीं है। आप ये किसी को जाके ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। ओके, आप किसी से फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं करा सकते अंडर दिस राइट। अब उसके बाद याद रखो कि आर्टिकल 25 में, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, राइट टू प्रोफेस, सो कैरिंग ऑफ किरपन्स इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, ये अलाउड है, किरपान कैरी करना अलाउड है। ओके, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो हिंदू टर्म जहाँ भी इस आर्टिकल में यूज़ होगी उसका मतलब होगा सिख, जैन, बुद्धिस्ट। ओके, हिंदूज को मिला के सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, ये सब हिंदू जहाँ भी टर्म यूज़ होगी वहाँ पे इसका मतलब होगा ये सारे रिलीजियस पीपल। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 26 पे। अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हो। आप अपने रिलीजन के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। तो आर्टिकल 25 में यूजुअली क्या था कि ये इंडिविजुअल की बात करता है, जैसे कि कोई एक पर्सन वो कैसे मान रहा है रिलीजन को, वो कैसे प्रोफेस कर रहा है, वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। आर्टिकल 26 जो है वो कलेक्टिव राइट है। कलेक्टिव राइट मतलब बहुत सारे लोगों के लिए है वो, जैसे कि मतलब बहुत एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो गया कि एस्टैब्लिश करना इंस्टीट्यूशंस, है ना, मैनेज करना अपने ओन अफेयर्स। तो ये आर्टिकल 25 फॉर इंडिविजुअल्स एंड आर्टिकल 26 इज़ अ कलेक्टिव राइट। ओके, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर खुद को रिकॉग्नाइज़ कराना है, सो वो इन 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला कि इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, यानी बहुत सारे लोग होने चाहिए जो सेम चीज़ को मानते हों। दूसरी चीज़, उसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कॉमन।
तीसरी चीज़, उसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। ओके, तो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंक्टिव नेम और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये तीनों चीज़ें जब सेटिस्फाई होंगी उसी चीज़ को हम रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे। फिर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन अपना इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती है, अपने अफेयर्स मैनेज कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। ओके, तो ये चीज़ है। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग आर रिलीजियस डिनोमिनेशन बट औरोबिंदो सोसाइटी इज़ नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। याद रखना, औरोबिंदो सोसाइटी इज़ नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। ओके, अब आ जाओ आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती या कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन ये नहीं बोल सकता कि टैक्स दो हमको, ओके, तभी हम रिलीजन प्रमोट करेंगे या मेंटेन करेंगे। ओके, गवर्नमेंट मेनली ये चीज़ नहीं कर सकती कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से टैक्स मांग के उस चीज़ को प्रमोट करे, तो ये नॉट अलाउड, टैक्स इज़ नॉट अलाउड। लेकिन फ़ीस अलाउड है। अब फ़ीस क्या होती है? फ़ीस मतलब जैसे डे टू डे अफेयर्स हैं, जैसे लाइट बिल भरना है, उस इंस्टीट्यूशन को अपना लाइट बिल भरना है ना, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी, वहाँ पे बिजली का बिल आता है ना, साफ़ सफाई रखनी है तो मेंटेनेंस चाहिए, वर्कर्स लगाए हुए हैं सैनिटेशन के लिए, जैनिटर्स वगैरह। सो ये चीज़ के लिए फ़ी अलाउड है बट टैक्सेशन इज़ नॉट अलाउड। तो आर्टिकल 27 इतना ही बोलता है कि टैक्सेशन किसी भी रिलीजन को नहीं देना है अपने रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए, बस फ़ी इज़ अलाउड। ओके, अब आर्टिकल 28 पे आ जाओ। आर्टिकल 28 में ना ये याद रखो कि 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, पहले हैं जो होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, सब कुछ करता धरता स्टेट ही है उसका। यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी धर्म की पढ़ाई नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। दूसरे में क्या है? इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, मतलब स्टेट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान तो रख रहा है लेकिन वो एस्टैब्लिश किसी ट्रस्ट के अंदर हुआ, सो इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। मतलब किसी ट्रस्ट ने अगर वो बनाया है इंस्टीट्यूशन तो उसमें वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यस। अब तीसरा, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। अब इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ तुम एक इंस्टीट्यूशन हो, तो इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है बट वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्ज़ी से। सेम गोज़ विद डी, जिनको स्टेट से एड मिल रहा है वहाँ भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है, वो भी वॉलंटरी बेसिस पे। सो ए में क्या पढ़ा हमने? ए में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। बी में क्या है? अलाउड है। सी एंड डी में भी अलाउड है बट वॉलंटरी। ओके, तो इस पे एक रीडिंग देना बाद में। सो आर्टिकल 28 का यही है, यही 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ABCD। उसके बाद आ जाओ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका कल्चर प्रिजर्व हो सके, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, गायब ना हो जाए, तो उसके लिए बनाए गए हैं राइट्स। सो आर्टिकल 21 क्या बोलता है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in any part of the country having distinct language, script और culture shall have the right to conserve the same। अभी देखो इसमें लिखा है any section of citizens, इसका मतलब minorities जो state ने define करी उससे नहीं है। any section of citizens जो उस particular place में minority है उनको allowed है। इसका एग्जाम्पल देंगे अभी, देखो तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स 88%। ओके, सो अब ये जो मैंने बताया कि माइनॉरिटीज़ को अलाउड है, मतलब राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो मान लो कश्मीर है,
कश्मीर में हिंदूज मान लो माइनॉरिटी में, फॉर एग्जांपल हिंदूज आर इन माइनॉरिटी, तो क्या उनको ये राइट मिलेगा आर्टिकल 29 का? तो आंसर इज़ येस, ओके, बिकॉज दे हैव देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, ओके, विच दे आर बाउंड टू कंजर्व, ठीक है। सो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का मतलब यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ डिफ़ाइन करी हैं सिर्फ उन्हीं के पास ही राइट होगा। ये राइट हर किसी के पास होगा जो उस एरिया में माइनॉरिटी है, किसी भी एरिया में माइनॉरिटी है अगर कोई, तो उसके पास ये राइट अवेलेबल होगा, बिकॉज इसमें लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ओके। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है बाद में। स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज़ नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली एज इट इज़ कॉमनली अज्यूम टू बी, ओके। इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली, जो डिफाइंड है माइनॉरिटीज़ सिर्फ उन्हीं के पास ही राइट्स नहीं है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैव दिस राइट। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो माइनॉरिटीज़ की बात करता है, ये सिर्फ दो तरह की माइनॉरिटीज़ हैं, एक लिंग्विस्टिक और दूसरी कल्चरल माइनॉरिटीज़, ओके। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ के लिए ही ये राइट है। तो माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे आप मदरसा देखते हो तो वो यही है, ओके। और अगर स्टेट उस ज़मीन को अपने अंडर लेना चाहता है, मतलब स्टेट बोल रहा है कि ये ज़मीन हमको दे दो, ये जहाँ पे बना हुआ है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो स्टेट को उस चीज़ के लिए कंपनसेशन देना होगा एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस, ओके। सो ये चीज़ है। उसके बाद इसमें तीन तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, एक जो रिकॉग्निशन भी लेते हैं और एड भी लेते हैं स्टेट से, यानी मान्यता और सहारा, एड दोनों लेते हैं। दूसरे जो सिर्फ मान्यता प्राप्त लेते हैं लेकिन एड नहीं लेते। तीसरे जो ना ही मान्यता लेते हैं और ना ही एड लेते हैं। तो ये तीन, इसमें तीन चीज़ याद रखना, रिकॉग्निशन और एड। पहले में दोनों, दूसरे में ओनली रिकॉग्निशन, तीसरे में दोनों नहीं। सो इसमें क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशंस आपके फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के हैं जिनको रिकॉग्नाइज कर रहा है स्टेट, उन पे स्टेट की रेगुलेटरी पावर है। सिलेबस, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, मतलब वो इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा वो स्टेट डिफाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड टाइप का इंस्टीट्यूशन है उसमें जो माइनॉरिटी हैं जिसने बनाया है वो फ्री हैं अपनी तरह से एडमिनिस्टर करने के लिए, लेकिन जो बेसिक लेबर लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉज या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग लॉज हैं वो फॉलो होने चाहिए बस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप में क्या है, जो रिकॉग्निशन सीख करते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट करेगा, देखिएगा। थर्ड टाइप में जो ना ही रिकॉग्निशन सीख करते हैं और ना ही एड सीख करते हैं, उनमें स्टेट का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन उनको बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना होगा, ठीक है। ये था आर्टिकल 30। इसमें माइनॉरिटी सिर्फ दो ही हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, ओके। इसमें एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स नहीं है लाइक दैट ऑफ आर्टिकल 29। इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ दो तरीके की हैं, या तो रिलीजियस या तो लिंग्विस्टिक, ओके। अब आर्टिकल 30 हो गया, 31 इज़ रिमूव्ड। बाकी आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल किसको कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि देखो, अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पे कोर्ट जा सको, तो ऊपर हमने जितनी भी राइट्स पढ़ी उनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फिर तो उनको कोई भी वायलेट करके चला जाएगा, है ना। उनको तो कोई भी कर देगा वायलेट फिर। तो इसीलिए इस आर्टिकल का होना, आर्टिकल 32 का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ऊपर की कोई भी राइट्स, कितनी भी राइट्स आप दे दो, वो किसी काम की नहीं। तो इसलिए इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
आपको लगा कि आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो आपने बोला कि आर्टिकल 32 है मेरे पास। ओके, आई कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ एनी ऑफ माई फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड। सो एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि बेसिक फीचर भी है ये, यानी इसको आप अमेंड नहीं कर सकते आर्टिकल 32 को। सेम राइट हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। ओके, आर्टिकल 226 के अंदर सेम राइट हाई कोर्ट के पास भी है, सारे हाई कोर्ट्स के पास। तो जो आर्टिकल 32 है वो ओरिजिनल है टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेकिन एक्सक्लूसिव टू हाई कोर्ट नहीं है। यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है, लेकिन ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि आप सीधा उस कोर्ट में जा सकते हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल राइट है फंडामेंटल राइट्स के लिए, ओरिजिनल मतलब पावर है, जुरिसडिक्शन है, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की नीड नहीं है। ओके, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये राइट हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 हो गया। अब आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप इनको गिव अवे कर देते हो जब आप कोई मिलिट्री सर्विस, पुलिस सर्विस या इंटेलिजेंस सर्विस ज्वाइन करते हो। यानी कोई भी आप अगर मिलिट्री सर्विस, पुलिस सर्विस या इंटेलिजेंस सर्विस या ऐसी कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो, सर्विस ज्वाइन करते हो, तो आपको अपने राइट्स फोरफीट करने होते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट वायलेट हुआ तो मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि देखो हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 में राइट टू स्लीप है। तो अब मान लो किसी की नाइट ड्यूटी लगी है, तो अब वो बंदा क्या बोलेगा कि मेरे पास राइट टू स्लीप है तो मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट कंप्लेन करने। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 33 यही कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसी सर्विस में हो इम्पॉर्टेंट, तो आप फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 34 है। आर्टिकल 34 है आपका मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या होता है? मिलिट्री रूल लग जाता है। ओके, मतलब ये कोई पावर ओवरथ्रो नहीं होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रहती है, बट रूल मिलिट्री करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 बोलता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग लॉ बनेंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। ओके, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे थ्रू आउट द कंट्री। तो आपका आर्टिकल 33 हो गया कि आप ऐसी सर्विस में हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाएंगे। अब आर्टिकल 34 में क्या है कि मार्शल लॉ है। आर्टिकल 35 में ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये था फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में डाल दीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल मेंटोर CDS पर डाल दीजिएगा। आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो ओके, एंड हाँ, आपको बुक पढ़नी है, बुक ज़रूर पढ़नी है आफ्टर यू वॉच द वीडियो, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट्स को खुद रीड नहीं करोगे तब तक वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड विल ब्रिंग मोर lectures like these. Okay, thank you.